Hello students, welcome back to our channel Sakuntlam Academy for you. I am your mentor. My name is Sakuntlam. I am an IT engineer. I have been teaching physics and chemistry for last 3 years. Let's continue this journey of teaching and learning. Before starting this video tutorial, I want to tell you that this video tutorial is made for those students who wants to prepare for JEE as well as NEET. This video is made for both types of students, either Hindi medium or English medium students. Let's come to the topic. In the previous video, we have learned about function, their mathematical definition, their mathematical representation and meaning. Let's try to understand it with the help of some examples. जैसा कि ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप इसको देख सकते हो क्या? A function fx is defined as fx is equals to x square plus 3. Find f of 0, f of 1, f of x square, f of x plus 1 and f of 1. हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन है क्या? fx. और इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह से, कैसे? fx is equals to x square plus 3. मैं इसको लिख लेता हूं, fx is equals to x square plus 3. हमें करना क्या है? फाइंड f of 0. इसका मतलब हुआ कि हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है, इसका जो आउटपुट वैल्यू है वो निकालना है. किस इनपुट पे? 0 इनपुट पे. फंक्शन में जब हम इनपुट दे रहे हैं 0, तब इसकी आउटपुट क्या होगी? चलिए सॉल्व करते हैं इसको. देन f of 0, इसका मतलब हुआ कि हम फंक्शन को 0 वैल्यू फीड करा रहे हैं, खिला रहे हैं. तो क्या करेंगे हम? ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है फंक्शन का, जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में हम 0 वैल्यू को पुट करेंगे. तो x के बदले में 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3. नाउ f of 1 के लिए जो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू इनपुट देंगे 1. तो हम पुट करेंगे यहाँ पे x के बदले में पुट करने वाले हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4. नाउ f of x प्लस 1. अब हमें क्या करना है? इनपुट वैल्यू जो है x प्लस 1 पुट करना है. x प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा f of x प्लस 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 2x 1 एंड 3 प्लस 4. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1. इसको हमें निकालना है, वैल्यू निकालना है. चलिए निकालते हैं. f of 1, इसको हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये हमें क्या क्या फंक्शन का वैल्यू निकालना है. कहाँ पे? f of 1 पे. f of 1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं. f of 1 इक्वल्स टू 4. तो हमें इस पूरे के बदले में, मैं आपको दिखा रहा हूं, f of 1 के बदले में सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू को 4 सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू हो जाएंगे f of 4 दैट इज इक्वल्स टू, अभी f4 आ गया तो 4 वाले वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फंक्शन में. x के बदले में हम 4 पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3 इक्वल्स टू 19. ये आ गया वैल्यू. नाउ अब हमें निकालना है f of x स्क्वायर, दैट इज हमें इनपुट वैल्यू पुट करना है x स्क्वायर इस फंक्शन में. ये फंक्शन जो है f of x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x है, x के बदले में आपको पुट करना है x स्क्वायर. तो यहाँ पे x है, x के बदले में पुट करेंगे x स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनपुट वैल्यू में हम x स्क्वायर पुट कर रहे हैं. x के बदले में x स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो x है, इनके बदले में x स्क्वायर आएगा, इनका स्क्वायर प्लस 3. ये हो जाएंगे वैल्यू x टू दी पावर 4 प्लस 3. इस तरह से हमने पिछले क्लास में भी समझा था बेसिक डेफिनेशन और कैसे इनका वैल्यू निकालते हैं. हमें करना क्या है? सिंपल, जिस वैल्यू पे पूछ रहा है उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करना है. उनके रिस्पेक्टिव में जो उनकी आउटपुट आएगी वो वैल्यू हो जाएगी उस फंक्शन की. हम जो वैल्यू देते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन वैल्यू, और जो ये इनका जो आउटपुट आता है इनको हम बोलते हैं रेंज. जैसे ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया इसका रेंज. चलिए हम एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उनसे समझने का प्रयास करते हैं. नाउ अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ फंक्शन f कैपिटल F is defined for all real number
स्मॉल x बाय द फॉर्मूला f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इवेल्युएट f, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है क्या, इवेल्युएट f एट द इनपुट वैल्यूज 0, फिर 2 पे निकालना है, फिर x प्लस 2 पे निकालना है एंड f ऑफ 2 पे निकालना है। किस पे निकालना है, यहाँ पे कैपिटल F होगा, कैपिटल F ऑफ 2 पे। चलिए निकालने का सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें इवेल्युएट करना है फंक्शन का, कहाँ पे, 0 पे। तो जिस इनपुट वैल्यू पे निकालना है हम उस फंक्शन में इनपुट वैल्यू को पुट करेंगे। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें इनपुट वैल्यू पुट करना है 0, तो 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। सिंपल था। अब हमें 2 पे निकालना है, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन में 2 वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज यहाँ पे f ऑफ 2 इक्वल्स टू हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, सिंपल है, 4। इन द सिमिलर वे हमें निकालेंगे x प्लस 2 पे निकालना है, फंक्शन में पुट करिए x प्लस 2, x प्लस 2 हम जमीन में पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे x के बदले में x प्लस 2 पुट करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 इनका स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इन्हें, चाहे ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 4x प्लस 4 एंड f ऑफ 2। अब हमें क्या है, इनपुट वैल्यू f ऑफ 2 है, मतलब हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है कहाँ पे, f ऑफ 2 पे। चलिए निकालते हैं। अब हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा f ऑफ 2, f ऑफ 2। अब हमारी इनपुट वैल्यू क्या हो गई, हमारी इनपुट वैल्यू जो गई वो ये वाली इनपुट वैल्यू है। चलिए, हमने f ऑफ 2 का वैल्यू पहले ही निकाल चुका है, ये है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 4 f ऑफ 4, ये मैं ऐसे, ठीक है। चलिए, अब f ऑफ 4 कैसे निकालते हैं, f ऑफ 4 निकालने के लिए सिंपल 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16। तो इस तरह से हमने समझा था फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन देखा, फंक्शन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, फंक्शन के बारे में देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। एक्चुअली मैथमेटिक्स में टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सारे फंक्शंस का टाइप में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने हैं जो हमें फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। सबसे पहला एक बेसिक फंक्शन है जिसका नाम है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हम बचपन क्लासेस में भी पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन से करके, तो वो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखते हैं क्या है। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में रहे, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b के फॉर्मेट का हो, तब इसे हम लीनियर फंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो y है ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। x पे डिपेंड कर रहा है, और ये x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अब यहाँ पे x का पावर क्या है, x का पावर है 1, मैक्सिमम x का पावर कितना है, 1 है, दैट इज x पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, और x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जो a है और b है, a है और b ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, a और b कांस्टेंट है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे वो होते हैं लीनियर फंक्शन के अंदर आते हैं। इनका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एग्जांपल है इसके लीनियर फंक्शन के। क्यों? y जो है सो x पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे a के बदले में हमारा पुट किया गया वैल्यू 2 और b के बदले में हमारा वैल्यू पुट किया गया है 3। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं y इक्वल्स टू 4x, यह भी जो है सो लीनियर फंक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें a के बदले में तो 4 पुट किया गया है, बट b के बदले में कुछ भी नहीं है, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो b के बदले b का वैल्यू यहाँ पे हो गया 0। इस तरह का यह बेसिक फंक्शन है लीनियर फंक्शन, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए हैं, बच्चे क्लास में पढ़े हुए हैं। हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो हमें फिजिक्स में ज़्यादा यूज पड़ता है, वो होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन।
हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, बिल्कुल उसी तरह का है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालना, उसका रूट्स निकालना सीखे होंगे 10th क्लास में। अभी हमें इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब हमारा जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y, यह x के ऊपर कुछ इस तरह से फॉर्मेट में डिपेंड करेगा, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्मेट का रहेगा तो यह फंक्शन जो होगा सो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। y डिपेंड्स कर रहा है x पे, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। चलिए यहाँ पर जो a है और b है और c है, यह a b c कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। x आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लिख सकते हैं y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल where a, b and c are some constants, चलिए इनका एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 4x प्लस 3। अब इनमें हम देखते हैं क्या, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हो गया a के बदले में लिखा गया है, b के बदले हमने पुट किया है 4, c के बदले हमने पुट किया है 3। ये कुछ एग्जाम्पल है। अगर कभी किसी टर्म में ये ना हो तो इनके लिए, अगर ये भी नहीं हो सकते हैं, किसी में ये ना हो बट ये हमेशा होंगे, a कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? अगर a जीरो हो जाएंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पे यह क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर से बन जाएगा लीनियर फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, a नॉट इक्वल्स टू 0, इसकी कंडीशन ये है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 10th क्लास में पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने 10th पास करके अभी 11th में हो तो आप ही के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा साइन फंक्शन, साइन थीटा आप जानते होंगे, रेशियो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसी तरह होता है कोसाइन फंक्शन, जिसको आप लोग कॉस थीटा वगैरह से जानते थे, पढ़े होंगे, रेशियोज में पढ़े होंगे कोसाइन फंक्शंस एंड सो ऑन। जैसे टेंजेंट फंक्शन एंड सो ऑन etc, ये सारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। लेकिन हमें आप जो 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं वह 10th क्लास में इतना इनफ नहीं था, क्योंकि हमें फिजिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ ज़्यादा ही यूज पड़ता है। हर जगह इसका एप्लीकेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ इसमें एडवांस लेवल कुछ पढ़ना है जो हम डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो 10th क्लास में है वह जेई और नीट के लिए सफिशियंट नहीं है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। 10th क्लास में तो वो बच्चे वाला था, अभी जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और अच्छे से डिस्कस करने की जरूरत है। तो हम ये देखने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ना है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमें भी बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं फिजिक्स में, एक्सपोनेंशियल। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इनका। तो ये देखते हैं क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब कोई फंक्शन y इक्वल्स टू a e टू दी पावर bx, y इज इक्वल्स टू a e टू दी पावर bx के फॉर्मेट में रहेगा, तो हम बोलते हैं कि यह फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइप है। जहाँ पे y जो है आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप तो समझ में आ ही गया होगा। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, e कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, लेकिन e एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। इसका क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.71। फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं।
और हमें इनका तो यूज पड़ता ही है, इसके अलावा एक और वैल्यू होता है ई का, वो होता है 1/e। इनका भी बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है फिजिक्स में, तो हम इनको मेमोराइज ही करके रखेंगे। 1/e का वैल्यू होता है 0.37, क्योंकि हम बार बार इसको डिवाइड करके 1/e का वैल्यू निकालने के लिए नहीं जाएंगे। इट विल टेक मोर टाइम्स while solving numerical problems. That's why we have to memorize it that 1/e equals to 0.37 और e का वैल्यू होता है 2.71। a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, where a and b are some constants, कोई कांस्टेंट वैल्यू होंगे। चलिए फिर अगला एग्जांपल्स देखते हैं फंक्शंस का, जो हमें पढ़ना है, जो हमें फिजिक्स में काफ़ी यूज होते हैं, वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, शायद यह 10th क्लास में नहीं पढ़ना था, तो देखते हैं। y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b, यह होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है इसका, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह 10th क्लास में नहीं पढ़ना था, तो हम इनके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि इनका भी फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। देखिए y इक्वल्स टू लॉग, इसको पढ़ते हैं, y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b। ये जो x है ये इनको बोलते हैं हम, यह लॉग का आर्गुमेंट है। क्या है ये, लॉग का आर्गुमेंट। और ये जो b है इनको हम बोलते हैं कि लॉग का बेस है। अब देखिए ऐसा लिखने का ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग यह है कि b जो है आपका बेस, तो बेस के पावर में हम कौन सा ऐसा वैल्यू लें ताकि वह सो दैट कि वह वैल्यू जो हो सो उनका वैल्यू x के इक्वल्स आ जाए। समझिएगा ध्यान से, b के पावर में हम क्या लें सो दैट कि वह वैल्यू x हो जाए। तो इसका जो वैल्यू लॉग का जो इस पूरे वैल्यू जो आती है, क्वांटिटी आती है, इसका मतलब होता है कि व्हेन वी टेक b टू द पावर y देन इट विल बिकम्स x। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं b के पावर में अगर मैं y लेता हूं तब यह वैल्यू जो होगी सो x के इक्वल्स आ जाएगी। ये होते हैं आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब जो वैल्यू होती है लॉग की, उस लॉग की वैल्यू को जब हम बेस के पावर में लेते हैं तो वह उसके आर्गुमेंट्स के इक्वल आते हैं। जैसे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। जैसे लिख दिए y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस 10। इनका मीनिंग हुआ जब मैं 10 के पावर में y लूंगा, दैट इज 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर y। अगर आपको इसमें से कोई भी एक वैल्यू पता हो, सपोज डैट कि मान लेते हैं हमें x के बदले में दिया हुआ वैल्यू 100 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो आपको पता है अब हमको निकालना क्या है, निकालना है y। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जब मैं 10 के पावर में y लेता हूँ, दैट इज इक्वल्स, लिख सकता हूँ 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 100। यस, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2। 100 को मैंने, जो 100 यहाँ पे वैल्यू है, उसको मैंने 10 टू द पावर 2 लिख दिया। अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, दैट इज y का वैल्यू आ गया 2। सिंपल है ना, कोई बात नहीं। मैं इनको फिर से डिस्कस करने वाला हूँ, इससे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं लॉग के जो फिजिक्स में यूज पड़ते हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिस्कस करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिस्कस करना है, और थोड़े से एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि हमें फिजिक्स में वो ज़्यादा यूज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद द एंगल्स इन ट्रायंगल्स। नाम से ही क्लियर, ट्राइगोनोमेट्रिक मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। चलिए वो तो खैर 10th का बात था। अब हम देखते हैं एंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते हैं। तो एंगल कैसे, सबसे पहले समझते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। देखिए यह कोई रे है, यह कोई रे है। अब इस रे को हम क्या करेंगे, यह इस रे का हो गया टेल और ये इसका हो गया हेड। अब इस रे को हम इसके टेल, यह है हेड और यह हुआ टेल। अब इस रे को मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। मैं ऐसे रोटेट किया, या हो सकता है कि मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं। तो व्हेन वी रोटेट अ रे अबाउट इट्स टेल, टेल को मैं इसको क्या किया, फिक्स करके इसको रोटेट कर रहा हूं, देन एंगल गेट्स फॉर्म्ड।
तो क्या हुआ, एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो हो सकता है कि मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, कैसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे। तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, देखिए। या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको ऐसे ना रोटेट करूँ, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये वाला आपका अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो ये हो जाएंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस वाले में हो जाएंगे आपका जो है एंगल्स बनेगा वो कुछ इस तरह का बनने वाला है, देखिए। ये हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। आपको बचपन क्लासेस में कहा जाता था, चलिए आप बता के दिखाइए हमको कि यह एंगल कितना रोटेट हुआ। आप लेते थे डी लेते थे, और डी के अकॉर्डिंग, जिसको आप कॉम्पास बोलते हैं शायद, हाँ, तो उसको लेकर के और आप क्या करते थे, चेक करते थे कि हाँ कितना एंगल्स मेजर हुआ, उसको लिख लेते थे। ये हुआ 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, और फिर नीचे वाले को लेकर करते थे, मेजर करते थे। तो देखिए, जब हम कोई भी एंगल्स फॉर्म्ड होता है, अगर वह क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना, तो उनको हम निगेटिव मेजर करते हैं। और जब कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उनको हम पॉजिटिव मेजर करते हैं। ये समझेंगे हम कि पॉजिटिव कब कहेंगे एंगल्स को और निगेटिव कब कहेंगे। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना भी है, देखना भी। चलिए फिर देखते हैं, ये हमारे अभी डिस्कशन के पार्ट नहीं है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव कब होंगे, निगेटिव कब होंगे। अभी देखते हैं कि हमें पता चल गया, अगर मान लेते हैं कि मैंने एंगल्स को रोटेट किया, ये एंगल आ गया, थीटा आ गया, तो आप बोलते थे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, कुछ भी बोलते थे। तो ये जो डिग्री वाला जो है, आप जो डिग्री पढ़ रहे थे ना, तो डिग्री वाला नोटेशन हम लोग यूज करते हैं नेविगेशन सिस्टम में। नेविगेशन सिस्टम मतलब किसी को बताना है, डायरेक्शन बताना है कि हाँ जी आप इतना ड्यू नॉर्थ जाओ, इतना साउथ जाओ, ये है वो है। तो नेविगेशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे डिग्री नोटेशन का यूज किया जाता है हम लोग, नेविगेशन में, नेविगेशन में। या फिर कहाँ पे यूज करते हैं इनका हम, एक और जगह यूज करते हैं, वो है एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन या फिर एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं डिग्री सिस्टम का। बट हम डिग्री कैलकुलस में हम डिग्री नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि कैलकुलस में हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम लोग एक नोटेशन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियन नोटेशन। अब यह रेडियन नोटेशन क्या है, चलिए मैं उसको देखते हूँ। तो यही चीज हमें जनरली यहाँ पे भी पढ़ना है, रेडियन नोटेशन, और उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स देखते हैं कि रेडियन नोटेशन क्या होता है, कैसे रेडियन नोटेशन निकालते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है डिग्री नोटेशन में और रेडियन नोटेशन में, उन्हीं को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। पहले हम रेडियन को समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। देखिए लेट्स, ये एक कोई ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, सर्कल है, सर्कल हुआ। अब इस सर्कल का इसका रेडियस, यह कोई रेडियस हो गया, आर रेडियस लेंथ है, रेडियस लेंथ है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, सेंटर हो गया सी। अब मैं इस रेडियस को क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं ऐसे। तो रोटेट करके ये यहां पे आया, तो लेट यह एंगल बन गया थीटा। क्या बन गया? थीटा। और ये रोटेट किया पॉइंट ए से, रोटेट होकर के ये पॉइंट बी पे आ गया। अब ये लेंस जो रोटेट हुआ है इसको हम बोलते हैं आर्क, इसको हम मान लेता हूं एल, मान लेता हूं एल। चलिए तो यह थीटा, तो रेडियन बोलता है क्या, रेडियन बोलता है कि थीटा जो है, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या है? ये हमारा ये वाला जो लेंथ हुआ यहां से लेकर के यहां तक, ये हुआ आर्क लेंथ। चलिए तो यहां पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई डिवाइडेड बाई क्या लेंगे, रेडियस, रेडियस। चलिए देखते हैं। तो हमारा आर्क लेंथ सपोज दैट कि एल हो गया, तो हम लिखेंगे एल, और रेडियस जाएगा आर, तो एल बाई आर। तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ये फॉर्मूला है, काफी यूजफुल है, लेवल ऑफ फिजिक्स के हर एक चैप्टर में इसका यूज पढ़ ही जाएगा, हर चैप्टर में यूज पड़ता है। इतना बेसिक है लेकिन हर चैप्टर में यूज पड़ता है। देखिए अब क्या है, ये है हमारा रेडियस। अगर मैं मान लेता हूँ रेडियस को मैं यूनिट रखता हूँ, मतलब 1 रखता हूँ, 1 यूनिट कर देता हूँ, तो व्हेन रेडियस बिकम्स 1, जब ये 1 हो गया तब थीटा इज इक्वल्स टू एल। इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो हो जाएगा एल के बराबर, और एल क्या है हमारा, आर्क लेंथ है ना। चलिए आर्क लेंथ,
ये था आपका डिफिनीशन था रेडियन का कि थीटा रेडियन कोई एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल बन रहा है। लेट ए सी बी अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। देन थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन देखें चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको रोटेट अभी मैं इतना रोटेट किया हूं, तो अब मैं इतना रोटेट कर दूंगा तो ये वाला जो रेडियस इधर की तरफ है वो अब इधर की तरफ आ जाएंगे। तो आप हम लोगों ने बचपन क्लास में पढ़ा होगा कि यह जो है एक स्ट्रेट एंगल बन गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएंगे। फिर से इनको मैं रोटेट करके कहूंगा भाई रोटेट होते 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 ये हम कहेंगे रोटेट करके पूरा रोटेट कर देंगे। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऐसे होकर के ये पूरा 360 डिग्री बन गया। कितना बन गया 360 डिग्री, ये डिग्री में बना। अब मैं रेडियन के अकॉर्डिंग चलता हूँ। रेडियन बोलता है थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। तो यहां से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ऐसे 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 घूमते 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 मैं पहुंच जाऊंगा फिर से कहां पे, ए वाले पे। तो लेंथ कितना हो गया हमें पता है, ये सरकमफ्रेंस हो गया। क्या हो गया, ये सरकमफ्रेंस हो गया। किसका, सरकमफ्रेंस हो गया सर्किल का। तो कैसे निकालते हैं, 2 पाई, रेडियस अगर आर है तो 2 पाई आर, और हमें डिवाइड करना है, यही हमारा आर्क लेंथ क्या हो गया, इस बार आर्क लेंथ पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस हो गया। और इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल से, दैट इज इक्वल्स टू आर से। तो अब देख सकते हैं ये आर और ये आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन इट बिकम्स 2 पाई। तो हम कह सकते हैं कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये क्या हो जाएंगे, थीटा रेडियन जो आएगा वो हो जाएगा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। थीटा हो जाएंगे वो 2 पाई रेडियन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेडियन, जरूर दिखाना है, यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट का ही तो कमाल है। 2 पाई रेडियन। हमें पता है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। अब मैं इनको और सिंप्लीफाई करता हूँ, जब मैं इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे इधर 180 डिग्री। यह रिजल्ट आया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद भी रखना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए शायद। चलिए, तो इनका यूज करके हम क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू रेडियन में दिया हुआ है तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उनको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, एंगल फॉर कन्वर्जन फॉर्मूला, एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। आपको यह फॉर्मूला मेमोराइज करना है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं कि मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा। देखिए, जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री टू रेडियन, तो मैं क्या करूंगा, कोई वैल्यू दिया हुआ है उनको डिग्री से करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कितना से, बाई पाई बाई 180 से। इससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू आपको रेडियन में आने वाले हैं। वही जब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किससे, रेडियन वैल्यू दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा रेडियन वैल्यू, रेडियन टू डिग्री। अगर आप इसको नहीं भी याद रखते हो तब भी बना सकते हो, बस आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल आप यहां से भी कन्वर्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या अभी भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, बट अब वैल्यू जो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। अब आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही से रखना। देखिए, रेडियन है पाई, डिग्री है तो 180, बस सिंपल है, इजी है। चलिए देखते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और इस एग्जांपल्स के बेसिस पे हम इन्हें कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, सो दैट कि हमें फार्मूला और अच्छे से मेमोराइज हो जाए। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। अब हमारे पास यह क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियंस। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। आपको वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 45 डिग्री में, इनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमें पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू है 45, तो मैं इनको 45 लिख लेता हूँ।
इनको मल्टीप्लाई करूंगा कितना से, पाई डिवाइडेड बाई 180 से, तो ये 4 टाइम्स में कट जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे रेडियन नहीं लगाऊंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रेडियन जरूर लगाऊंगा क्योंकि यूनिट का ही तो वैल्यू होता है। चलिए 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश। कन्वर्ट पाई बाई 6 रेडियन टू डिग्रीज। हमें वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 6 रेडियन। अब इनको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई बाई 6 लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में, दैट इज की 180 ऊपर में होगा और पाई नीचे में होगा। अब देखिए यह पाई और यह पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 180 डिवाइडेड बाई 6 सिंपल है 30 डिग्री। तो इस तरह से मेरा वैल्यू आ गया 30 डिग्री। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट कि हमारा और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अब देखिए हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियन। हमने वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री में, चलिए सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू है पहले सिंपली वैल्यू को लिख लेंगे, कन्वर्ट करना है रेडियंस में, सिंपल लिख लिया 30। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन है तो पाई वैल्यू ऊपर होंगे डिवाइडेड बाई 180, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। सिंपल था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियन लिखना छोड़ दिया, तो यूनिट का बहुत ज्यादा वैल्यू है, यूनिट जरूर लिखना चाहिए। अक्सर हम छोड़ देते हैं यूनिट को, बिना यूनिट के तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर, कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन टू डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाई 3 रेडियन। अब इनका वैल्यू जो है पहले वो वैल्यू लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पाई बाई 3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर में होंगे और पाई नीचे में होंगे, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 60, आपको डिग्री लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका बेसिक सा इसका कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये हमारा क्लियर हो गया बेसिक। हम आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, तो वो हम देखते हैं कि पॉजिटिव एंगल कब होंगे, निगेटिव एंगल कब होंगे, उनके बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स। जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव एंगल समझने से पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कब बोलेंगे और स्टैंडर्ड पोजीशन में कब नहीं बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये है ओरिजिन। तो एंगल है, तो इस एंगल को हम स्टैंडर्ड पोजीशन में तभी बोलेंगे जब इस एंगल जो है इसका इनिशियल पोजीशन हो एक्स एक्सिस के अलोंग और उनका वर्टेक्स लाइज करे ओरिजिन पे। जब कोई भी एंगल बनेगा तो एंगल का इनिशियल पोजीशन होना चाहिए, ये हुआ आपका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन होना चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग और उनका वर्टेक्स लाइज करना चाहिए ओरिजिन पे, तब जो एंगल बनता है, ये मानते हैं कि थीटा एंगल बना, इनको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड पोजीशन में। ठीक है। अब उसी तरह से हो सकता है कि आपका अभी उधर की तरफ बना है थीटा, थीटा हमारा नीचे की तरफ भी बन सकता है। तो चलिए देखा और एग्जाम्पल लेके यहीं पे, इसी एग्जाम्पल से इसमें कर देता हूं मैं। अब इस रे को ये मान लेते हैं कि केस नंबर 1, यहाँ पे 1 लिख देता हूं। अब इसी को मैं रोटेट कर दिया हूं, अभी मैंने इधर की तरफ रोटेट किया था, अब मैं इसको रोटेट कर देता हूं, इस वाले रे को इधर की तरफ रोटेट कर दिया हूं। ये बन गया आपका एंगल नंबर 2, ये थीटा 1, ये थीटा 2। चलिए तो देखिए, अब मैं दोनों को बोलूंगा स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्यों? क्योंकि जब थीटा 2 बना है उसका भी इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग है और थीटा 1 का भी इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका भी वर्टेक्स लाइज कर रहा है ओरिजिन पे और इनका भी वर्टेक्स इस वाले एंगल का, अगर मैं मानता हूं इसको ए, इसको ओ पॉइंट हो गया और इसको मान लेता हूं बी पॉइंट, इनको मान लेता हूं मैं सी पॉइंट, तो ए ओ बी ये एंगल है, उसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे है, ए ओ सी इनका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे है, तो दोनों स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो अब हम पॉजिटिव एंगल कब लेंगे और निगेटिव एंगल कब लेंगे? देखिए, जब कभी भी जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मीन्स जो आपका वॉच होता है ना, वॉच कैसे मूव करती है, यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से मूव करती है, जो भी हो कुछ भी, बिल्कुल इसी तरह से मूव करती है। इस
इस वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्या बोलते हैं, जो इसका अपोजिट वाला डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ होगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज में जब कोई काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होती है, तब इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव मेजर करते हैं। जब इनका क्लॉकवाइज में रोटेशन होती है, तब इनको मैं बोलता हूं नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एंगल्स कब बनेंगे, नेगेटिव एंगल्स कब बनेंगे। जैसे रोटेशन अभी ये एक्स एक्सिस है और रोटेशन इधर की तरफ हो गया, तो ये बन गया पॉजिटिव एंगल्स। अभी ये एक्स एक्सिस की तरफ है, रोटेशन इनका इधर की तरफ हो गया, अब जो बनेंगे वो बनेंगे नेगेटिव एंगल्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इन फिगर को देख रहे हैं आप, इन फिगर में हम इनका वैल्यू लिखने जा रहे हैं। देखिए रोटेशन कैसे हुआ। इनिशियली ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, ये रोटेट किया है, कैसे, ऐसे रोटेट किया, एक बार फुल रोटेशन हो गई, फिर से वो रोटेट करके यहाँ पे आ गया। ये जो आपका दिखा रहा है वो रोटेशन दिखा रहा है। रोटेट करते 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 वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो गई, फिर से वो रोटेट करके यहाँ पे आ गया। वन कंप्लीट रोटेशन दैट मीन्स आपका हो जाएगा क्या, 2 पाई, और फिर से रोटेट करके मान लेते हैं कि यह जो आपका एंगल बन गया वो π/4 हो गया। तो π/4 2 पाई प्लस π/4, ये जो वैल्यू होंगे वो वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो प्लस लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएंगे कितने, 8 पाई 9 पाई, 9 π/4 आएगा आपका आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या, यहाँ से 90, यहाँ से आप यहाँ पर π/4, फिर π/4 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से कर लेंगे हम। सॉरी, तो 4 जाएगा, 4 4 दूनी 8 और 8 1 9, 9 π/4। उसी तरह से मैं इसमें आकर देख लूंगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि ये पहले था इनिशियल इधर की तरफ था और उसके ये अपोजिट भी इधर की तरफ था, तो रोटेट करके यह बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। तो वन कंप्लीट रोटेशन, फिर आफ्टर रोटेशन यहाँ तक किया इसने, तो यहाँ से यहाँ तक पाई, फिर ये 2 पाई और यह 3 पाई, तो वैल्यू इसका जाएंगे 3 पाई। फिर इनको देखता हूँ, तो ये क्या हुआ, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मैं इसको अप्रोक्स मान के चलता हूँ क्या, कि यह जो है सो इन बिटवीन दी है, कहीं बीच, दोनों के बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो होता है 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये फिर 45 जोड़ेंगे, तो जब 45 45 45 कितना हो जाएंगे, 135। चूंकि ये वैल्यू जो होंगे सो निगेटिव में होंगे, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा रेडियन में, तो आएगा -3 π/4। क्लियर, क्योंकि निगेटिव साइन में क्यों लगाया हूं, क्योंकि अभी देखिए जो ये आपका रोटेशन है वो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर निगेटिव साइन लगा। अब हम इनके लिए निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे इनके लिए, ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो गया पाई और ये हो गया π/2, जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका -5 π/2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कब ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, कब नेगेटिव वैल्यू आएंगे आपके। तो ये जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में है तो यह पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। क्लियर, चलिए ये था आपका मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। अब देखिए इस फिगर को, ये एक सर्कल है, सर्कल ये हमारा जो है सो हाइपोटेन्यूज हो गया, देख सकते हैं कोई रे है, उस रे को मैंने रोटेट कर दिया इस तरह से। अब इस जो देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ पी, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्यू, मान लेता हूँ, लेट यहाँ पे क्यू ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एंगल जो थीटा बन रहा है, ये एडजेसेंट साइड है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेस, और यह जो अपोजिट साइड है इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर ये आपका हो जाएगा y, तो इसको x, ये मैं एज्यूम करके चलता हूं, तो इस p वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे px, y का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो गया y, तो इसलिए p वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y, px, y। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो साइन फंक्शन लिखेंगे, ऐसा यानी साइन फंक्शन। साइन फंक्शंस क्या होते हैं हमें पता है, साइन थीटा, इनका रेशियो निकालेंगे, साइन थीटा, साइन फंक्शन में आते हैं साइन थीटा, तो ये हो जाते हैं आपके परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज p/h इज इक्वल्स टू, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, y है, बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये r इसका रेडियस हो जाएगा, सर्किल का रेडियस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y/r। इन द सिमिलर वे कोसाइन फंक्शन
कोसाइन फंक्शन दैट इज हम निकालते हैं इसका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हमें होता है क्या, अभी लेंगे हम बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस के लिए हम ले लेते हैं बी और हाइपोटेन्यूज एच। इसके लिए हम लेंगे एक्स, तो एक्स हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई आर। इसी तरह से हम सारा लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो दैट इज थीटा लिख सकते हैं। साइन फंक्शन के लिए साइन थीटा, कोसाइन के लिए कॉस थीटा, टेंजेंट के लिए टेन थीटा, कॉटेंजेंट के लिए कॉट थीटा, सेकेंड के लिए सेक थीटा एंड कोसेकेंड के लिए कोसेक थीटा। हम इस तरह से सारा कुछ लिख सकते हैं। चलिए, तो ये सब चीज तो मेरा बेसिक डिफिनीशन था जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए इनमें देखने की कोशिश करते हैं कुछ समथिंग एक्स्ट्रा। अगर मान लेते हैं कि यह रेडियस जो है आपका 1 यूनिट लेते हैं, कितना लेते हैं, अगर रेडियस को मैं यूनिट सर्किल बना दिया इसको, मतलब रेडियस इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगे 1 साइन थीटा इक्वल्स टू वाई। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा जो हो जाएगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और उसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं इफ r इक्वल्स टू 1 देन इस पॉइंट P पॉइंट के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसका y, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल्स टू x। क्यों, r के बदला में वैल्यू मैंने पुट किया 1, r के बदला में वैल्यू पुट किया 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा y एंड कॉस थीटा हो जाएगा इसका x। ये रिजल्ट है, इसको याद भी रख सकते हो, नहीं तो सिंपल सा है, निकाल सकते हैं। कभी कभी यूज पड़ जाता है इसीलिए क्वेश्चंस में, मैंने आपको बता दिया। मैं इसमें थोड़ा सा और देखता हूँ 1-2 एग्जांपल्स, उसके बाद आधा क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। चलिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसके थ्रू अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका साइन फंक्शन का कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम गिवन फिगर। यह फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है। हमें सारा वैल्यू तो दिया हुआ है ही, सिर्फ करना है क्या, वैल्यू पुट करना है और निकालना है। दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 4/5। सिमिलर भी हम निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएंगे बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। उसी तरह से हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 4/3। अब इनका अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा, इनका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, इनका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा। इस तरह से हम सारा का सारा निकाल सकते हैं। अब एक बेसिक क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा शोन इन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, इसका मतलब हुआ कि सर्कल का रेडियस है 1। यूनिट सर्कल का मतलब होता है हुज रेडियस इक्वल्स टू 1 इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर एज शोन। मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसका x कोऑर्डिनेट, यह हुआ आपका x कोऑर्डिनेट और यह हुआ आपका y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट है -1/2 एंड y कोऑर्डिनेट है √3/2। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे साइन निकालिए और कोसाइन निकालिए इसका एंगल थीटा का। चलिए निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जब कोई सर्कल यूनिट सर्किल होता है उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल है, प्रीवियस रिजल्ट में बता ही चुका है। मैं पहले इसका निकालता हूँ कोऑर्डिनेट वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं ये डालूंगा, तो ये वाला आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट है √3/2 और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्शन x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा आपका x। तो y के बदले में वैल्यू क्या दिया हुआ है √3/2 और x के बदले में दिया हुआ है -1/2। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा और मैंने बताया था साइन थीटा जो होता है सो उसके क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट्स के बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ y कोऑर्डिनेट्स दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/2। और मैं निकालना चाहूंगा, क्या निकालना चाहूंगा, इसका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -1/2 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। तो बिना कुछ किए हुए निकल चुका है। क्यों, क्योंकि हमें प्रीवियस रिजल्ट हमें देखा था क्या x/r y/r हमें पता होता है। अगर r का वैल्यू 1 कर देंगे तो ये x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, r के बदले में 1 कर देंगे तो मेरा y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा।
इस तरह से हमने निकाल दिया। आज का क्लास मैंने बहुत ही शांत से पढ़ाया है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया है। शांत से पढ़ाने का रीज़न यह है क्योंकि जब कभी भी शांति होती है ना तो उसके बाद तूफान आने वाला होता है। सचमुच में अब आगे के लेक्चर में ज़रूर तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ही हमारा यह फंक्शंस ख़त्म होने वाले हैं उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने वाले हैं जिनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए मैं धीरे धीरे करके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई फिजिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। मैं ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? यह है तो मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स खुद क्या है? फिजिक्स का लैंग्वेज है। क्योंकि जब तक हम मैथमेटिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स में एक अच्छा नॉलेज हासिल करना होगा। इसलिए मैंने मैथमेटिक्स के बारे में इतना अच्छे से बेसिक से बेसिक उठाकर बता रहा हूँ। अभी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ अभी और बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एडवांस लेवल देखेंगे, उनके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, फिर फंक्शंस को एंड करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।